हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट नंबर 2 के बारे में बताया था, बात की थी, और इस वीडियो में हमने सेट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? कोटदीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ स्थल है, वो उसकी खोज 1950 में होती है। ठीक है, बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये सतलज नदी के किनारे पर तट पर स्थित है। जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे इस तट पर स्थित है। ठीक है, इस समय यहाँ पे जो था ना, वो पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली पर हुआ था, वैशाली में। ठीक है, बात करते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कभी कभी पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम बताइए, तो उनका नाम हो जाएगा ऋषभ देव। एक सेकेंड, ऋषभ देव। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये वैशाली में हुआ था, कुंजग्राम में। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम लिच्छवी था। ठीक है, जो राजा चेटक की बहन थी। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर नामक जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। मृच्छकट्टिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। ठीक है, ये पिछले वीडियो में प्रश्न क्वेश्चन आया था, तो हमने बताया था, इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो राइट आंसर शूद्रक हो जाएगा। जो मृच्छकट्टिकम नामक साहित्य कृति है, ठीक है, ये इसको शूद्रक नामक लेखक ने इसको ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो ये जो मृच्छकट्टिकम है ना, इसमें गुप्तकालीन संस्कृति के इतिहास की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है, तो इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, इसका राइट आंसर बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। आगरा शहर को किसने बसाया? आलम शाह, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इसके बारे में बात करते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो लोदी वंश का संस्थापक था वो बहलोल लोदी था, उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। ठीक है, और ये 1504 ईस्वी में क्या किया था? आगरा शहर बसाया था, और 1506 ईस्वी में वो दिल्ली से, अपनी राजधानी दिल्ली से ये आगरा ले गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। शेर शाह द्वारा
शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टका, रुपया, टांका और मोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। ठीक है, आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी का रुपया सबसे पहले कौन से शासक ने चलाया था, तो शेरशाह ने चलाया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, गोल गुंबज राजा मोहन आदिल शाह का मकबरा है, यह का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? बुंदेलखंड का, भरतपुर का, पानीपत का, बीजापुर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील, गोल्डन झील, हरीके झील, सूखना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। जो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है, स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉम्बे डेक्कन ने पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1820 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, 1914 में इसकी साप्ताहिक जो पत्र था, ठीक है, उसकी स्थापना होती है। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1867 में। और किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में। ठीक है, मुंबई प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सबसे पहले INC की बात करें। अच्छा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राधा सर्वपल्ली कृष्णन। तो इसका सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, बात करते हैं INC की। INC की गठन कब होती है? 1885 में। किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले जो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, INC के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो 1885 में। ठीक है, WC बनर्जी थे। ठीक है, बनर्जी। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि किस अधिवेशन में इसमें इसके दो दल हो गए थे, गरम दल और नरम दल। तो 1907 के अधिवेशन में। ठीक है, 1907 के अधिवेशन में हो गए थे। ठीक है, ये INC का दो बंटवारा हो गया था, दो भागों में। एक गरम दल हो गया था, गरम दल, और एक नरम दल में बट गया था। ठीक है, नरम दल में बट गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। गांधी जी पूछता है कभी कभी कि गांधी जी इसके कौन से अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे? तो 1925 में। ठीक है, 1925 में। सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1939 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JP सॉन्डर्स के।
जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, अब भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को जेपी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, शरद चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे, तो इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर क्वेश्चन नंबर इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद जो 22 है, ठीक है, अनुच्छेद 22 के लिए नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में विरोध किस में संरक्षण की बात की गई है? ठीक है, आर्टिकल 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध है। आर्टिकल 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों में तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? 19, 21, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 20। ठीक है, जो आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद बनने वाले कानून के तहत। ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 3 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, ये तो होगा ही नहीं, 80वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया था। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। जो 42वां संविधान संशोधन था ना, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 51A ठीक है के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, बाद में जो हुआ था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जो लास्ट वाला जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सन कौन सा रहेगा? 2002। ठीक है, ये तो 42वां संविधान हमेशा पूछते रहता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में। ठीक है, इसके तहत कौन सा संविधान लास्ट वाला यानी 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का,
क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जो 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु में पूर्व राष्ट्रपति द्वारा APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। जब ये राष्ट्रपति थे तो ये 25 जुलाई 2002 से लेकर के, ठीक है, 2007 तक ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो किसके आधार पर होता है भाई? कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया जाता है? 11, 12, 10, 13। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, ठीक है, वर्तमान में कितना है? 245, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 23, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो होती है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। ठीक है, होगा। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। ठीक है, और राज्यसभा में 250। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के उच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 143, 133, अनुच्छेद 132 और 142। तो इसका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? एडवाइजरी जुडिक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 143, यानी आर्टिकल 143। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है, तो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो 243 है वो ग्राम सभा से, जो ग्राम पंचायत से लेखाओं की परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, 243 जो बी है, ठीक है, 243 जो बी है वो पंचायतों का गठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में 243 बी के बारे में बात करें तो ये पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, और बात करें 243 सी तो ये पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, और बात करते हैं 243 जे के बारे में, इसके बारे में तो यही तो आंसर हो जाएगा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है,
और 243 जो के है इसके बारे में बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। आर्टिकल 243 से किससे संबंधित, अभी आपको बताया था ना, ये ऑप्शन नंबर सी को, जो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष से कम आयु, इस तो होगा ही नहीं। एक सेकेंड, ये तो होगा नहीं। संघ का नाम उचित, ये भी नहीं होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 79, 76, 82, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। 72 भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76। ठीक है, अगर बात करें महान्यायवादी के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद उल्लेख है। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में जाना जाता है? कार्ला, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा, ठीक है, जहाँ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेडोलॉजी के लिए एक अन्य शब्द उपयोग किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, मृदा पेडोलॉजी, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, समुद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा भूगोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और चाइना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला जलप्रपात, एंजिल जो है जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ठीक है, और गहराई 807 मीटर है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का श्रीलंका। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चाय, कॉफ़ी, चावल, सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इम्फाल, शिलोंग, आइजोल और सिलचर। तो कौन से शहर को पूर्व का कटोरा स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 35। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है, अरब सागर, खंभात की खाड़ी। ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 35 का ही तो होगा नहीं। हिंद महासागर, अच्छा, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, ये 1510 मीटर जो राज्य की दूसरी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखेंगे इसको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लाल सागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ पे स्थित है? 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? 36 का ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। बिहार का शोक के रूप में जाने वाली नदी को निरंतर, कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए,
ठीक है। बिहार के शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी का नाम क्या है? कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। ये कोसी नदी हिमालय में निकलती है, हिमालय से नेपाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 39, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास, सतलज, चंबल, रावी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चंबल, सी। ठीक है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ये जो है ना, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। बाकी सिंधु नदी की सहायक है, बाकी नदियाँ ब्यास, सतलज, रावी। ठीक है, यदि नदी जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, यह नदी जानापाव पहाड़ी तथा इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? आम वर्षा, शीत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी, ग्रीष्म। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? अंडे से, धातु से, दूध से और कृषि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। अच्छा, श्वेत क्रांति और किससे संबंधित है भाई? तो दूध से है। ठीक है, इससे दूध, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है, जो कृषि क्रांति है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। ठीक है भाई, 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। यह भारत पश्चिम बंगाल हुगली नदी के ऊपर बनाया गया एक कैंटिलीवर सेतु है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके, ठीक है, को व्यय करने संबंधित निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी कट गया है, तो इसके लिए इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, एक सेकंड। हाँ, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व है वो बिहार है। तो बिहार इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो बिहार। ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में, ये ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में, इसको याद रखेंगे, सिक्किम में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, और सबसे कम सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। वाला राज्य कौन सा है? केरल। लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का है। अरे यार, केरल का है। ठीक है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। और न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम जो है वो हरियाणा का है, हरियाणा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, रबर उद्योग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच के लिए। ठीक है, अच्छा, जो कानपुर है ना, कानपुर ये चमड़ा उद्योग के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है कानपुर। रबर उद्योग जो है, ठीक है, जो देखिए, जो यहाँ पे, अरे जो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पीतल उद्योग वाला राज्य, ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध है?
तो वो मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है। कालीन किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से राज्य के लिए, वो मिर्ज़ापुर। ताले और हार्डवेयर के लिए अलीगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, बांस है, नहीं, बरगद है, अशोक है, बाज है, बाज और बांस तो होगा ही नहीं, बरगद। तो राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अशोक वृक्ष है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। अच्छा, बात करें यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस है। ठीक है, और यूपी का जो राज्य पशु है बारहसिंगा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और राज्य पुष्प क्या है भाई, पलाश है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। क्या चीज़ उत्पादन किया जा रहा है, चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले, जरदोजी कढ़ाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कांच की चूड़ियाँ का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से, ठीक है, 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। और इस शहर को हम क्या कहते हैं, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद को, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000, यहाँ से प्रश्न तो बनना है। परिभाषा के तहत कौन सी कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। यूपी का राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन सी कृषि मजदूर, ध्यान रखेंगे, कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। बी, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। ऑप्शन नंबर सी, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। ऑप्शन नंबर डी, एक जमींदार जिसके पास न्यूनतम 5500 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है भाई, लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में, अलीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में। ठीक है, 51, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है। ठीक है, HDFC, SBI, RBI, IDBI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, RBI। ठीक है, बात करते हैं RBI के बारे में। भारत में बैंकों का बैंकर है भाई। इसकी स्थापना होती है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है वो 1934 में होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1934 में अधिनियम है ये बैंक, RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, माफ़ करिएगा 1935, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RBI। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का 52, क्वेश्चन नंबर 52, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था। अक्टूबर 1955, जून 2000, फरवरी 1980, जुलाई 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का जून 2000। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई थी 1950, 1951, 1952, 1953। तो किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और इस योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के, ठीक है, 1956 तक रहा था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 55, यूपी में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? उप विभागीय मजिस्ट्रेट होता है, मंडलायुक्त होता है, जिलों मजिस्ट्रेट, तहसीलदार कौन होता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा मंडलायुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाव का जो प्रमुख मंडलायुक्त होता है, ठीक है, प्रत्येक मंडल में कुछ जनपद शामिल होते हैं, किसी मंडल का प्रमुख अधिकारी मंडलायुक्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। ठीक है, शिक्षा का सामाजिक समरसता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विकल्पों में से कोई नहीं, शिक्षा ज्ञानता और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है में पहली बार में प्रयोग लाई गई थी दक्षिण पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण उत्तरी अमेरिकी के उत्तर पूर्व क्षेत्र, मध्य एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला क्वेश्चन, इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमारत के शीर्ष पर। ठीक है, इमारत के शीर्ष पर जो लाइटनिंग रॉड लगी होती है ना, वो इमारत के शीर्ष पर सबसे टॉप पे लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? एल्बिनिज्म, ब्लू बेबी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अल्जाइमर रोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कोरिंगा-गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा-गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कोरिंगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सितंबर 2025 में गवर्नेंस पर 28 राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये कब हुआ था? 22 और 23 सितंबर के बीच गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। ठीक है, 2025 को कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। विषय क्या था भाई? विषय पूछ लेता है, विकसित भारत। ठीक है, क्या था? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसका विषय था, थीम था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। कौन सा सम्मिलित नहीं है? 17 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 25 सितंबर विश्व समुद्री दिवस। अच्छा ठीक है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ये तो सही है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, ये भी सही है। 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, लेकिन 17 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन और फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट और टॉकबॉक्स। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पक्षी के रूप में। अब तो इसको बदल करके एक्स कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसका लोगो था वो पक्षी के रूप में था, तो ध्यान रखेंगे। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है ना। 66, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादन कौन किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार जो F होता है वो G इंटू m1 इंटू m2 अपान इसके बीच की दूरी, वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। जी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जो m1 और m2 है वो पिंड का, वस्तु का द्रव्यमान होता है। डी जो होता है वो दूरी होता है, एफ बल होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेल्सियस पर, ठीक है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट -40 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो सूत्र होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सेल्सियस दिया था और फ़ारेनहाइट पूछा था, ठीक है, तो उसका फार्मूला ये होता है C/5 = F - 32/9। अगर F का मान दिया है, सेल्सियस में पूछा है, तो ये फार्मूले से आ जाएगा। इसी का मान दिया है, F का मान पूछेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर होता है का प्रयोग किस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? वाहनों के रियर व्यू मिरर में, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। वाहनों के जो साइड वाला जो शीशा होता है ना पीछे देखने के लिए, वही होता है। शीशे की खिड़कियाँ ये बिल्कुल नहीं, मेकअप में, कैलिडोस्कोप में नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रवों में पिघलना, ठोसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थ का क्विंडन, पदार्थों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का क्विंडन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। जो पदार्थों, इसका ऑप्शन है पदार्थों का क्विंडन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है, ठीक है। जैसे दूध से दही का बनना और गन्ने के रस से सिरके का बनना, ठीक है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। क्या दूर की जा सकती है? धावन सोडा, साधारण नमक, पीओपी, विग्नेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा, ठीक है। जो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, इसकी सूत्र होती है धावन सोडा की Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, धावन सोडा इसे कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है भाई? साबुन और कागज़ उद्योग में किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो मकड़ियों का अध्ययन होता है ना वो आर्कनोलॉजी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मकड़ियों का अध्ययन। जो अच्छा एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लें तो ये मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन इसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एपियोलॉजी जो होता है, एपिकोलॉजी कहाँ गया, हाँ एपिकोलॉजी बोल देते, ये नहीं है। एपिकोलॉजी का उसके अंतर्गत क्या होता है? मधुमक्खियों का अध्ययन, ठीक है। साइनोलॉजी जो होता है वो कुत्तों का अध्ययन होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, राइजोबियम कोलाई, स्यूडोमोनास, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक
क्रियाओं को नियंत्रित करता है? जो ओमेंटिंग होता है ना, उसकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है, पश्च मस्तिष्क करता है, और रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ना ये करता है, ना रीढ़ की हड्डी करता है, ना मध्य मस्तिष्क करता है, ना अग्र मस्तिष्क करता है, ये पश्च मस्तिष्क करता है, पश्च मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पे होता है भाई? कॉटन सीड, बिनौला जो तेल का होता है ना, बिनौला तेल, उसमें होता है, जैतून का तेल, और कॉड लीवर तेल, मछली का जो तेल होता है, सूरजमुखी का तेल, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर सी, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कॉड लीवर तेल, मछली का तेल में क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है भाई। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के लिए शोथ को कम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? ठीक है, आर्थर टॉन्सले, एवलिन हस्चिंसन, रेमंड लिंडमैन, चार्ल्स एल्टन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर टॉन्सले ने किया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर हीरालाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 77, कंप्यूटर वायरस हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, फ्रीवेयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का कि किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि हम इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो ठीक है, तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसे बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? आरबीआई, सिविल, नाबार्ड, यूटीआई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिविल। ठीक है, सिविल। जो सिविल भारत का सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसकी स्थापना होती है अगस्त 2002 में। ठीक है, अगस्त 2000 में होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? मुंबई में होती है। ठीक है, मुंबई में होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों में से किसके साथ जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। ठीक है, बुल जड़िया और बियर शेयर बाजार की गतिविधियों के साथ जुड़े, जो व्यक्ति की शेयर जड़ाना, शेयर की कीमतों को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारत के जनसंख्यिकीय इतिहास के रूप में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। 1921 महान जनसंख्यिकीय विभाजन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा गया है, क्योंकि उसी वर्ष में भारत की जनसंख्या में प्रत्येक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1921 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है ये, जनसंख्या में के टॉपिक में बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। निम्न में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियां करने का कार्यभार सौंपा गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले पढ़ लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल, यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और आसूचना ब्यूरो, रेड क्रॉस एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसूचना। ठीक है, आसूचना। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना, आईबी, इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे आसूचना। जो आईबी है ना, इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसकी स्थापना होती है 1887 में। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना खुफिया संगठन है। यह भारत के शीर्ष खुफिया निकाय हैं जो खुफिया जानकारी एकत्र कर देश में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियों को करने का कार्य करती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। जो आईबी का जो स्थापना होती है वो 1887 में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ये बहुत बार पूछता है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। और जो जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत कब हुआ था? 12 अक्टूबर को। ठीक है, और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? नई दिल्ली। 84। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतारा था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी राजधानी, ठीक है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि अबू धाबी, दुबई कहाँ पे है? ठीक है, तो शारजाह कहाँ पे है? ये सभी जगह कहाँ पे हैं? यूएई में ही है, संयुक्त राज्य अमीरात में ही है। तो ठीक है, तो उसकी राजधानी अबू धाबी होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 4 दिसंबर, 1 सितंबर, 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड हेयरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, लोगों के श्रवण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, ठीक है, 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, यह एक भौतिकविद थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, जो E बराबर mc² होता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत वही दिए थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं दिए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। 89। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, शोएब मलिक और रोहन बोपत्रा और एहसान उल हक। हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो इजी सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन,
डॉक्टर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब कोई जानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, ये कब हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 24 जनवरी 1950 से, ठीक है, 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर इन्होंने कार्य किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 91। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्काल केंद्रीय उद्योग मंत्री, उस टाइम के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? भारत और बांग्लादेश, चीन और मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भाई ये चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये नहीं पूछता है जल्दी। ठीक है, अपने भारत से ही रिलेटेड कोई संयुक्त सहयोग होगा तो वो पूछेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन से भी आप लोग तुक्का के तौर पे आप लोग मार सकते हैं भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ज़्यादातर ये विदेशी चीज़ों जैसे कि अपने आउट ऑफ कंट्री होती है, किसी और देश में किसी और देश के लिए होती है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछाना तहसील में पाया जाता है? ये क्या क्या पूछता है यार। करछाना तहसील में, ठीक है, कौन सा खनिज इलाहाबाद के करछाना तहसील में पाया जाता है? ग्लास, रेत और संगमरमर, बॉक्साइट, यूरेनियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लास रेत। ठीक है, जो ग्लास रेत है वो करछाना इलाहाबाद में पाया जाता है। ठीक है, और करछाना जो है और वहाँ से संबंधित है। और जो संगमरमर, इसका राइट आंसर पहले हो जाएगा ग्लास रेत। ठीक है, जो संगमरमर है, संगमरमर की बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है? मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। ठीक है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? बांदा और चंदौली। ठीक है, तो ये चारों जो ऑप्शन है वो बहुत एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो प्लीज़ इन सबको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। वेराइट तथा इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र, मऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में। ठीक है, स्थान जो डोलोमाइट है, ठीक है, सोनभद्र में क्या क्या पाए जाते हैं? ठीक है, वेराइट तो मिलता ही है, इंडालुसाइट तो मिलता ही है, ठीक है, डोलोमाइट भी मिलता है, ठीक है, पारासाइट भी मिलता है। ठीक है, बात करें इलाहाबाद प्रयागराज में क्या क्या मिलता है? पोटास मिलता है, कांच बालू मिलता है। ठीक है, ललितपुर की बात करें तो यहाँ पे सोना मिलता है, बॉक्साइट, रॉक, फास्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा भी मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2025 में 25वें IIFA अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूल भुलैया 3, स्त्री 2 और लापता लेडीज़, आर्टिकल 370। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लापता लेडीज़। ठीक है, लापता लेडीज़, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25वें IIF फीफा यहाँ पे होना चाहिए यार। हाँ ठीक है, अवार्ड में फिल्म लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समारोह, ठीक है, 8 और 9 मार्च 2025 को जयपुर, भारत में आयोजित किया गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। भारत किस वर्ष ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का उद्घाटन करेगा? किस वर्ष? अच्छा, कौन सा? ICC पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का उद्घाटन कब करेगा? 2031 में, 25 में, 27 में, 30 में, कब करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2031 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। सितंबर 2025 प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये कहाँ से थे? असम से थे। ठीक है, 19 सितंबर को 2025 को, ठीक है, असम के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में तैराकी के दौरान निधन हो गया।
बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार के से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर और अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला स्तंभ क्या है? ठीक है, तो सिस्टम, अर्थव्यवस्था, मांग और संरचना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत का पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था है और जो सुधार आधारित विकास पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा 100 क्वेश्चनों का सेट। ठीक है, और इससे पहले हम 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। अगर आप लोगों ने 1 और 2 को, सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के पहले वो सेशन देखिए और अपने रिवीजन को थोड़ा सा तेज़ करिए। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस सेट में अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए थे जिनको हमने अच्छे से एनालिसिस किया, ऑप्शन बाय ऑप्शन को भी देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस नंबर सेट 4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।